हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं कि हम आपको पिछले काफ़ी समय से उत्तर प्रदेश पुलिस और लेखपाल के लिए फ्री क्लासेस दे रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेस हमारी फ्री हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी फ्री चल रही हैं। और आप जानते होंगे कि इस समय अभी कुछ ही टाइम में ग्रुप डी का पेपर होगा, जुलाई की उसकी डेट आई हुई है। तो ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम है वो भी जुलाई में होगा। एसएससी एमटीएस का जो वैकेंसी है एमटीएस की वो भी अभी आ चुकी है। तो ऐसे बच्चे बहुत सारे एग्जाम है जो अभी आने वाले दिनों में होने हैं। तो सभी पेपर को ध्यान में रखते हुए मैं आपको ये पढ़ा रहा हूँ, है ना। और स्पेशली अभी इस समय जो मैं आपको यूपीजी की और ग्रामीण विकास पढ़ा रहा हूँ, ये उत्तर प्रदेश के जो भी एग्जाम होंगे उनके लिए बड़ा ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है बच्चे, तो आप लोग ध्यान रखें, क्लासेस को बहुत ज़बरदस्त तरीके से लें। आप यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो लोग भी पढ़ा रहे हैं वो सिर्फ प्रैक्टिस सीरीज करा रहे हैं, क्वेश्चंस करा रहे हैं। पूरा टॉपिक बहुत ही कम लोग पढ़ाते हैं, लेकिन मैं आपको सारे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ा रहा हूँ। तो मेरी सारी क्लासेस को देखते रहिएगा। अगर क्लासेस अच्छी लगती हैं तो लाइक और कमेंट भी करें, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। ठीक है बच्चों, तो अभी पिछले काफ़ी दिनों से मैं क्लास नहीं ले पाया। उसका कारण ये था कि होली की कुछ छुट्टियां हो गई थी और उसके बाद थोड़ा सा मैं बीमार पड़ गया, जिसकी वजह से क्लासेस रेगुलर नहीं आ पाई। और पूरी कोशिश है कि हम अपनी सारी क्लासेस को रेगुलर रखें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छा जो कंटेंट है वो आपको देते रहें, जिससे अगले 3-4 महीने में आपकी जो तैयारी है वो बहुत ज़बरदस्त हो जाए और आप किसी भी सरकारी नौकरी को क्वालिफाई कर पाएँ। पिछले दिनों में अभी जो हाल ही में कुछ रिजल्ट आए हैं, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो रिजल्ट है वो अभी हाल ही में अनाउंस हुआ है। इसके अलावा एसएससी जीडी का हुआ है। मुझे बहुत खुशी हुई कि हमारी कोचिंग से बहुत सारे बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जो बच्चे हमसे ऑनलाइन पढ़ते हैं उनका भी और जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं उनका भी। तो बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए। मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो एक्यूरेट है, सटीक है, जिससे आपको फ़ायदा मिल रहा है। तो आप एक विश्वास के साथ हमसे जुड़े रहिएगा और मैं आपको बिल्कुल आश्वस्त करता हूँ कि अगर आप हमारी क्लासेस को रेगुलर लेते हैं लंबे टाइम तक, तो पक्का है कि आप सरकारी नौकरी के लिए क्वालिफाई कर पाएंगे और आपको जॉब जरूर मिलेगी। ठीक है बच्चों, तो आज की हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज बच्चे जो हमारी क्लास होगी, आप यहाँ बोर्ड पे देख सकते हैं कि लिखा है कि उत्तर प्रदेश के वन का मतलब क्या है, जंगल यानी कि फॉरेस्ट। तो ये बड़ा अच्छा और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी टॉपिक जो समाज से जुड़ा होता है या फिर पर्यावरण से जुड़ा होता है, उस टॉपिक की इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होती है। पेपर में उनसे आज के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो टॉपिक आज मैं पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम उत्तर प्रदेश के जंगलों के बारे में बात करेंगे। पेपर में ऑलमोस्ट इससे क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे ये ग्रामीण विकास का पोर्शन हो या फिर आपका यूपीजीके का पोर्शन हो या कभी कभी जो एग्रीकल्चर साइंस है उसमें भी क्वेश्चन ये आ जाते हैं, है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उत्तर प्रदेश के जंगलों के बारे में बच्चे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि उत्तर प्रदेश के जो जंगल हैं इनको कितने भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी कंडीशन बताऊंगा, सारा एक स्ट्रक्चर एक चार्ट बना के मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले वही बता देता हूँ, इसके बाद में चार्ट बनाने के बाद मैं आपको छोटे छोटे फैक्ट और बताऊंगा। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम जंगलों की बात करेंगे ना, हमारे देश में काफी जंगल हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो यहाँ पे मैं एक चार्ट बना देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वनों का वर्गीकरण। ठीक है, वनों का वर्गीकरण। देखो बच्चे, वनों का वर्गीकरण अगर मैंने लिखा है हिंदी में, मैं आपको बता रहा हूँ, लिख रहा हूँ। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं तो उनको इंग्लिश में बताता जाऊंगा। हालांकि लिखने की बहुत ज्यादा हो सकता है जगह ना हो, जिसकी वजह से मैं लिखूंगा नहीं, लेकिन आपको बता दूंगा। वनों का वर्गीकरण अगर बात करेंगे तो इसका मतलब होता है क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट, है ना, कि जंगलों को कितने भागों में बांटा गया, कैसे कैसे बांटा गया। ठीक है, और कहाँ की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश के जंगलों की, क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वही लिखा है उत्तर प्रदेश की वन। तो यहाँ पे जैसे मैंने अगर बात की तो उत्तर प्रदेश के जंगलों को बच्चे दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। पहला है प्रशासकीय आधार पर, प्रशासकीय, ठीक है, आधार पर, प्रशासकीय आधार पर। और दूसरा जो बांटा गया है वो है विशेषताओं के आधार पर, विशेषताओं के आधार पर। ठीक है, प्रशासकीय आधार पर और विशेषताओं के आधार पर। तो बच्चों, वनों के वर्गीकरण की जब हम बात कर रहे हैं ना, वनों के वर्गीकरण का मतलब क्या है, जंगलों का वर्गीकरण। और वर्गीकरण को इंग्लिश में होता है क्लासिफिकेशन, यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट। इसका मतलब होता है कि जंगलों को कितने भागों में बांटा गया उनकी कैटेगरी के हिसाब से। इतनी बात समझ आई।
उत्तर प्रदेश में जो जंगल हैं उनको सबसे पहले दो मेन भागों में बांटा गया है, दो मुख्य भागों में बांटा गया है। इतनी बात समझ में आ रही है? आराम आराम से बताऊंगा, देखो पूरी चीजों को एक एक करके समझते जाना। कोई भी चीज ना समझ में आए तो आप इस क्लास को दोबारा से इस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। चलो यहाँ पे देखो, तो सबसे पहले जंगलों को क्या किया हमने, उत्तर प्रदेश के जो जंगल हैं उनको दो भागों में बांटा, एक बांटा प्रशासकीय आधार पर और दूसरा है विशेषताओं के आधार पर। अब बच्चे प्रशासकीय आधार क्या होता है? देखो प्रशासकीय आधार का मतलब है कि उत्तर प्रदेश की जो सरकार है उनके नजरिए में जंगलों की क्या कंडीशन है, उन्होंने कितने भागों में बांटा, ठीक है। तो अब जो प्रशासकीय आधार की बात करते हैं तो इसको भी तीन भागों में बांट दिया गया है। प्रशासकीय आधार की अगर हमने बात की तो इनको भी तीन भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। पहला है पहला बच्चे है आरक्षित वन, ठीक है, आरक्षित वन। ऐसे जंगल जो आरक्षित हैं ये होते क्या अभी मैं बता रहा हूं, ठीक है। दूसरा है संरक्षित वन, संरक्षित वन। और तीसरा बच्चे है जिसको बोलते हैं अवर्गीकृत, अवर्गीकृत वन, ठीक है। इतनी बात समझ आई? मैंने क्या क्या बताया? आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन, ठीक है। देखो इसका क्या मतलब होता है? आरक्षित वन का मतलब होता है इंग्लिश में रिजर्व्ड फॉरेस्ट, ठीक है। कौन से हैं? रिजर्व फॉरेस्ट है, रिजर्व है। अच्छा, संरक्षित का मतलब होता है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड है ना। अच्छा, अवर्गीकृत का मतलब होता है अनक्लासिफाइड, अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इतनी बात समझ आ रही? इसका मतलब क्या? देखो आरक्षित जो शब्द लिखा है इसका मतलब क्या, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले यहाँ पे मैंने दो चीजें लिखी, एक है लकड़ी यानी कि जंगल की कटाई, यहाँ पे मैंने लिख दिया कटाई, है ना, लकड़ी की या जंगलों की कटाई। और दूसरा है पशुओं को चराना, चराना, है ना। अब थोड़ा बात को समझना, देखो होता क्या है, आपको पता है कि जो जंगल होते हैं, है ना, ऐसा तो है नहीं कि जंगलों के लिए कोई एक अलग से स्पेशल एरिया होगा, लोगों के रहने के लिए कुछ अलग होगा और एक दूसरे से किसी का कोई मतलब नहीं होगा, है ना। आप जानते हैं कि हमारे देश में जगह जगह बीच बीच में जंगल होते हैं, फिर जंगलों के बीच में भी कई सारे गांव बसे होते हैं। तो जो आबादी है, इंसान है और जंगल है, वो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, एक दूसरे से मिक्सअप होकर रहते हैं, ठीक है ना। इतनी बात समझ आ रही है? तो इसका ये मतलब हुआ कि बहुत सारे आबादी वाले क्षेत्रों में बीच बीच में जंगल होते हैं, कई बार बड़े बड़े जंगल होते हैं, उनके बीच में भी गांव होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो जंगल रहते हैं उनके पास में क्या होते हैं, गांव होते हैं, उनके किनारे गांव होते हैं, उनके बीच में भी गांव होते हैं। गांव होंगे तो लोग रहेंगे, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा कि जो जंगलों के आसपास का जो क्षेत्र होता है या जंगलों में जो क्षेत्र होता है वहां पे जो गांव वाले रहते हैं, गांव बसे होते हैं, तो गांव में आप जानते हो कि वहां पे आमतौर पे जंगलों में भाई क्या साधन होगा, एक तो पशुपालन होगा, है ना। सबसे बड़ा जीविका का साधन क्या होता है? पशुपालन। और वो अपनी जीविका चलाने के लिए, खाना पकाने के लिए क्या होते हैं वहां पे, आप जो बहुत जंगली इलाके हैं वहां पे खाना पकाने के लिए लकड़ी का यूज करते हैं, ज्यादातर लकड़ी का यूज करते हैं, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि लकड़ी आसानी से उपलब्ध हो जाती है, जंगलों में लकड़ी की कमी तो होती नहीं है ना। तो इसलिए लोग क्या करते हैं, जंगलों में जाते हैं, वहां से लकड़ी काट लाते हैं छोटी छोटी और उनको लाके जो खाना पकाना होता है, चूल्हा वगैरह होता है, उसमें अपना यूज करते हैं, ठीक है। और जो पशु पालते हैं उनको चराने के लिए उनको घास फूस चाहिए होती है, तो इसके लिए जंगल में जाते हैं। तो यहाँ पे देखो कंडीशन क्या है बच्चे कि आरक्षित वन जो है समझना, आरक्षित वन जो है यहाँ इसका ये मतलब है कि रिजर्व फॉरेस्ट का मतलब होता है कि ऐसे जंगल, है ना, जहां पर किसी को जाने की अनुमति नहीं है, ठीक है। यानी कि इसका कारण क्या है, वो जो जंगल है बड़े सेंसिटिव है, यानी कि सरकार को ऐसा लगता है कि अगर उन जंगलों को काटा जाएगा तो समस्या हो सकती है। इतनी बात समझ आई? अगर उन जंगलों, देखो आप जानते हैं कि अभी कुछ टाइम पहले कोरोना आया था, ठीक है। और जब कोरोना यानी कि कोविड-19 आया तो उस समय लॉकडाउन हुआ और आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग मर भी गए, है ना। करोड़ों की तादाद में जो लोग मरे तो उसका एक बहुत बड़ा कारण सामने आया था, क्या? ऑक्सीजन की कमी होना, है ना। आप समझ सकते हैं कि हो क्या रहा, दिन पे दिन पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, लेकिन समस्या क्या है कि पेड़ कोई लगाना नहीं चाहता है। जो पेड़ बचे हुए हैं उनको भी लोग काट रहे हैं। और आपको पता है कि ऑक्सीजन एक ऐसी चीज है जो हमें पेड़ों से मिलती है, इसके अलावा कोई ऑप्शन तो है नहीं। तो जब पेड़ नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी, आबादी तो बढ़ रही है तो लोग मरेंगे, तो काफी लोग ऐसे मर गए। इसलिए पेड़ों की इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा है, जंगलों की जो इंपॉर्टेंस है, महत्ता है उनकी, वो क्या है, बहुत ज्यादा है। इतनी बात समझ आ रही है? तो इस वजह से बच्चे क्या होता है कि सरकार को ऐसा लगता है कि इस क्षेत्र में अगर जंगलों की कटाई होगी या पशुओं को चराया जाएगा तो शायद समस्या हो सकती है, यानी कि वहां पे जंगल अगर कम होंगे तो दिक्कत हो जाएगी, किसके लिए? पर्यावरण के लिए। इतनी बात समझ आ रही है?
इसलिए सरकार ने क्या किया कि यहाँ पर भाई रोक लगा दी। तो सरकार ने क्या किया कि कटाई पे भी रोक लगा दी, है ना, कटाई पे रोक लगा दी, और जो पशुओं को चराने की बात है उस पर भी रोक लगा दी। मेरी बात समझ आ रही? ठीक है, सरकार ने क्या किया कि जो आरक्षित वन है वहां पर कटाई पे और चराने पे, दोनों पे, लकड़ी की कटाई पे और पशुओं को चराने पे, दोनों पे रोक लगा दी। इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इसके बाद आते हैं संरक्षित वन। संरक्षित वन बच्चे जो हैं, यहाँ पर इनकी स्थिति क्या होती है, यहाँ पर सरकार ने कहा कि बिजनेस पर्पज से या बड़े स्तर पर आप पेड़ों को नहीं काट सकते हैं, है ना, नहीं तो क्या होगा, पर्यावरण को नुकसान होगा। लेकिन अगर आपको आवश्यकता है, गांव के लोगों को आवश्यकता है, तो थोड़ी बहुत जो है लकड़ी हल्की फुल्की खाना पकाने के लिए, घरेलू यूज के लिए काटी जा सकती है और जानवरों को, पशुओं को चराया जा सकता है। तो इसलिए सरकार ने क्या किया कि यहाँ पर दे दी भाई परमिशन, तो यहाँ पे मैंने इसको टिक कर दिया। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो सरकार ने क्या किया कि आरक्षित वन जो थे, रिजर्व फॉरेस्ट थे, वहां पर कटाई और चराने पे, दोनों पे ही रोक लगा दी, और संरक्षित वन जो है वहां पर दोनों पे ही छूट दे दी। लेकिन छूट का मतलब सिर्फ ये है कि व्यक्तिगत पर्सनल यूज के लिए, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बिजनेस के हिसाब से यूज करने लग जाए, पूरे जंगलों को काट के सब सुहा कर दे, खत्म कर दे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। इतनी बात समझ आई? अब बचे अवर्गीकृत वन। अवर्गीकृत वन बच्चे क्या होते हैं? ये वे जंगल होते हैं जिनको अभी तक क्लासिफाई नहीं किया जा सका है, जिनका वर्गीकरण नहीं किया जा सकता। इसका कारण का मतलब, इसका मतलब क्या है? इसका है कि बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां तक जो जंगल है ना वो इतने घने हैं, या ऐसे इलाकों में जहां पे जाना आसान नहीं है ना, या बहुत दूर दराज के क्षेत्र हैं, दबे कुचले हैं, जहां पे अभी तक पहुंचा नहीं जा सका, जहां पे सही से उनको देखा नहीं जा सका, सरकार ने उनको कैटेगराइज नहीं किया है ना, तो दबे कुचले इधर उधर के घने जो भी जंगल बचे हुए हैं वो सारे किस में आ जाएंगे? अवर्गीकृत में आ जाएंगे। तो जो कि सरकार ने इसको जब कैटेगराइज किया ही नहीं है ना, सरकार ने इसको कैटेगराइज नहीं किया है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है कि लकड़ी की कटाई पे भी क्या है, रोक नहीं है, और पशुओं को चराने पर भी रोक नहीं है। यानी कि आप लकड़ी भी काट सकते हैं और पशुओं को चरा भी सकते हैं। इतनी बात बच्चे समझ में आ गई है? ठीक है, देखो बहुत अच्छे से बता रहा हूँ, पूरा एक्सप्लेन करके, ध्यान समझना, समझने की कोशिश करना। फिर देखो मैंने क्या बताया, मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश के जो जंगल हैं उनका वर्गीकरण किया गया, लिखा है वनों का वर्गीकरण। ठीक है, वर्गीकरण जब किया गया, क्लासिफाई किया गया, क्लासिफाई का मतलब है कि दो कैटेगरी में बांट दिया, है ना, उनका बंटवारा कर दिया उनकी क्वालिटी के हिसाब से। तो जब दो भागों में बांटा है, तो पहला था प्रशासकीय आधार पर, दूसरा क्या है, विशेषताओं के आधार पर। प्रशासकीय आधार पर जब हम बात करेंगे तो जंगलों को फिर 3 भागों में बांटा गया। प्रशासकीय आधार पर मतलब ये कि सरकार की नजर में जंगलों का क्या करना है, ठीक है, उनकी क्या स्थिति है, तो 3 भागों में बांटा। अब पहला था आरक्षित वन। आरक्षित वन का मतलब ये रिजर्व फॉरेस्ट, यानी कि ऐसे जंगल जो आरक्षित है, रिजर्व। अच्छा, कोई भी चीज जब किसी के लिए रिजर्व होती है, आप जानते हैं, जैसे आप कहीं पे अगर जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं ना, तो ट्रेन में रिजर्वेशन कराते हैं, तो जब रिजर्वेशन कराते हैं तो आपने अपनी सीट का, बर्थ का रिजर्वेशन करा लिया, उसका तो सीट पे आप ही बैठते हैं, कोई दूसरा थोड़ी ना बैठ सकता है ना। तो जब कोई चीज रिजर्व हो जाती है तो उस पर बाकी लोगों का अधिकार समाप्त हो जाता है। तो सरकार ने क्या किया कि इन जंगलों को रिजर्व कर दिया, यानी कि आरक्षित कर दिया। अब इसके बाद इन जंगलों में कोई भी व्यक्ति जाके ना तो लकड़ी काट सकता है, ना ही पशुओं को चरा सकता है। संरक्षित वन वे हैं जिन पे सुरक्षा तो रखी गई है, देख रेख रखी गई है, लेकिन फिर भी इन पे लकड़ी कटाई में और चराने पे कोई प्रतिबंध नहीं है। इतनी बात समझ आई बच्चे? ठीक है। अवर्गीकृत वन भी होते हैं जिन पे सरकार ने अभी तक काम नहीं किया है, तो नेचुरली जैसे उगे थे किसी जमाने में वैसे आज भी पड़े, उस पर कुछ काम नहीं किया गया, उसको कोई क्लासिफाइड नहीं किया गया है, कोई उसका वर्गीकरण नहीं किया गया है, इसलिए अवर्गीकृत वन कहलाते हैं। यहाँ पर लकड़ी काटने पर, पशुओं को चराने पर, दोनों पे प्रतिबंध नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा ना कटाई मना है, चराना मना है, यहाँ पे मना नहीं है, यहाँ पे भी मना नहीं है। इतनी बात समझ आ रही है? ठीक है। अब देखो एक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि अगर हम उत्तर प्रदेश से बात करेंगे, है ना, तो यूपी में आरक्षित जो वन है वो है कितने परसेंट? तो बच्चे ये है लगभग 73%। ठीक है, 73% जंगल जो है वो कैसे हैं? आरक्षित हैं। अच्छा, अगर हम संरक्षित वन की बात करेंगे तो ये बच्चे लगभग हैं 7% के आसपास। 7% जंगल कैसे हैं? ये संरक्षित हैं। और अवर्गीकृत जो वन है ये यूपी में कितने हैं? लगभग में 20% हैं। कितने हैं? 20%। ये बात समझ में आई? ठीक है, तो मैंने बताया कि यूपी में जितने भी जंगल हैं उनको प्रशासकीय आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। आरक्षित वन 73%, संरक्षित वन 7%, और 73 और 7 को मिला देंगे तो बन जाएगा 80, यानी कि 80%, और बचे हुए 20% जो है लगभग वो क्या है? अवर्गीकृत वन है। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। कुछ चीज ना समझे ना पूछ लेना, ठीक है, कमेंट करके पूछ सकते हो। इसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी जगह की कमी है तो मैं यहाँ पे बना ले रहा हूँ। अब जो हमारे पास ये है विशेषताओं के आधार पर, इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इन जंगलों को भी
3 भागों में बांटा गया। थोड़ी सी जगह की कमी है, यहाँ पे काम चलाते हैं, ठीक है। तो 3 भागों में बांटा गया है, यहाँ पे लाइन में कर देता हूँ, ठीक है। तो देखो विशेषताओं के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। तो पहला है, पहले हम बोलेंगे उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। अच्छा, इसके बाद ये वाला जो है इसको हम लोग बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन, ठीक है। और ये वाले जो हैं इनको बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन, ठीक है भाई। अच्छा, ये यहां से थोड़ा सा अलग है, इसको मैंने थोड़ा अलग कर दिया, ध्यान रखना, ठीक है। चलो इनकी बात करते हैं। तो ये क्या होते हैं इनको सब लोग समझेंगे। देखो विशेषताओं के आधार पर जो जंगल है उत्तर प्रदेश के, उनको विशेषताओं के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया, ठीक है। मतलब जंगलों की क्या क्वालिटी है उनके हिसाब से, ठीक है। अब वो क्या क्वालिटी है तो यहाँ पे देखेंगे, मैंने 3 पॉइंट लिखे हैं क्या। तो देखो मैंने भी क्या बताया था कि उत्तर प्रदेश के जो जंगल हैं उनको सबसे पहले 2 मेन भागों में बांटा गया। पहला है प्रशासकीय आधार पर और दूसरा विशेषताओं के आधार पर, है ना, ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर और क्वालिटी के आधार पर। अच्छा, प्रशासकीय आधार पर 3 भागों में बांट दिया और सेम इसी तरह से विशेषताओं के आधार पर भी 3 भागों में बांटा गया। अब वो क्या है तो देखो, पहला है उष्ण कटिबंधीय कटीले वन। सबसे पहले बच्चे ये समझेंगे ये उष्ण कटिबंधीय क्या होता है। उष्ण कटिबंधीय को वैसे हम ट्रॉपिकल बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल, है ना। अच्छा, आपने देखा होगा कि हमारी जो पृथ्वी है उस पर कुछ खड़ी ऐसे लाइन होती हैं और कुछ इस तरह से लाइन होती हैं, ऐसे करके ना, इस तरह से, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, इनको कहते हैं अक्षांश रेखाएं और देशांतर रेखाएं, यानी कि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड, है ना। तो जो खड़ी रेखाएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड बोलते हैं या देशांतर रेखाएं बोलते हैं। अच्छा, इस तरह से जो होती हैं उनको हम अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या होता है कि जो मौसम है, आपको पता होगा कि पृथ्वी पे सबसे जो गर्मियों कहाँ पड़ती है, इक्वेटर पे पड़ती है, यानी कि भूमध्य रेखा पे 0 डिग्री पे पड़ती है। और जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, है ना, जैसे जैसे कहाँ जाएंगे, ध्रुवों की तरफ, ध्रुव क्या होते हैं, पोल होते हैं, वैसे ही वैसे क्या होता है कि सर्दी पड़नी शुरू हो जाती है। तो कटिबंध का मतलब क्या होता है कि 2 अक्षांश रेखाओं के बीच में जो जगह होती है उसे हम क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं। बात समझ आ रही। 2 अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है, जो जगह होती है, उसे हम क्या कहते हैं, कटिबंध कहते हैं, कटिबंध, है ना। तो उष्ण का मतलब होता है गर्म। तो आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो गर्मी है, सबसे ज्यादा जो गर्मी है वो कहाँ पड़ती है, 0 डिग्री पे, भूमध्य रेखा पे। तो इसका मतलब है कि भूमध्य रेखा के आसपास का जो क्षेत्र है वो उष्ण कटिबंधीय है ना। इतनी बात समझ आ रही है। तो हमारा जो देश है वो भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है ना। आपको पता होगा कि हमारे देश में जो इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा पॉइंट कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार में। इंदिरा पॉइंट से भूमध्य रेखा की जो दूरी है वो 776 किलोमीटर दूर है, ठीक है। इसीलिए दक्षिण भारत में देखा होगा काफी ज्यादा गर्मी भी पड़ती है। तो हमारे यहाँ की जो जलवायु वो भी उष्ण कटिबंधीय मानी जाती है। तो उष्ण कटिबंधीय का मतलब होता है गर्म, इतना बात समझ लो, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय का मतलब क्या है, गर्म। और कटीले वन ऐसे वन जहाँ पे क्या है, कांटे ज्यादा पाए जाते हैं, ठीक है, कटीले, जैसे कैक्टस वगैरह होते हैं, कैक्टस है, नागफनी है, ये होते हैं ना। तो अच्छा एक बात बताओ सोच के कि मुझे, अगर आपने यूपीजी के अच्छे से पढ़ा है, मैंने काफी दिन से पढ़ा रहा हूँ, तो पूरे उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा इलाका है जहां पे गर्मी ज्यादा होगी और कटीले वन होंगे। अच्छा, कटीले जंगल हमेशा वहां होते हैं, ध्यान रखना, जहां पे गर्मी ज्यादा होगी और कंक्रीट होती है, पथरीला इलाका होता है। बात समझ आ रही है। जहां पे पथरीला और कंक्रीट वाला इलाका है और गर्मी ज्यादा है, वहां पे क्या होता है, कैक्टस होते हैं, नागफनी होते हैं, कांटे वाले जो पौधे वो ज्यादा उगाए जाते हैं। तो हमारे यहाँ यूपी की अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि यूपी का जो निचला हिस्सा है, जिसको हम क्या कहते हैं, बुंदेलखंड कहते हैं। तो बुंदेलखंड और जो विंध्याचल वाला एरिया है, विंध्याचल बोलते हैं जो इलाहाबाद यानी कि प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र वाला जो इलाका है ना। और इधर बुंदेलखंड का इलाका, बुंदेलखंड के 7 जिले, है ना। और मैंने आपको बताया कौन सा, विंध्याचल वाला बगल में। तो बुंदेलखंड और विंध्याचल का जो इलाका है नीचे नीचे पूरा एमपी से लगा हुआ है ना, ये जो इलाका है ये कैसा है,
ये इलाका हमारा पथरीला है, कंक्रीट वाला है, गर्मी है वहां पे, ठीक है ना, तो इसलिए ये जंगल वहीं पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि उष्णकटिबंधीय कटीले वन कहाँ पाए जाते हैं, तो यहाँ ये ज्यादातर यूपी में पाए जाते हैं, बुंदेलखंड में, बुंदेलखंड, ठीक है, और इसके अलावा विंध्याचल के एरिया में, विंध्याचल, ठीक है, विंध्याचल। इतनी बात समझ आई, ठीक है। कहाँ पे, बुंदेलखंड में और विंध्याचल का जो एरिया वहां पे कटीले वन पाए जाते हैं। तो उष्णकटिबंधीय कटीले वन का मतलब है कि मैंने बताया ना, सूखा, ऐसा इलाका जो बिल्कुल गर्म होगा, सूखा होगा। आपको पता है बुंदेलखंड का जो इलाका है, झांसी बांधा वाला है ना, महोबा, हमीरपुर, चित्रकूट, जालौन वाला जो एरिया है, ललितपुर वगैरह, ये सब कैसा है, ये सूखा एरिया है, काफी गर्म हो जाता है गर्मियों में, है ना, बहुत ज्यादा, और कंक्रीट वाला एरिया है। तो यहाँ पे क्या है, कटीले जंगल ज्यादा होते हैं, कटीले, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दिया बुंदेलखंड और विंध्याचल। इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब आते हैं यहाँ पे, लिखा उष्णकटिबंधीय, फिर से आ गया। उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या है, गर्म, है ना। आपको पता है पूरे उत्तर प्रदेश में गर्मी रहती है, सर्दियों में थोड़ा बहुत ही सर्दी होती है, कुछ कुछ महीने की, उसके अलावा पूरे साल लगभग क्या रहती है, गर्मी रहती है। तो उष्णकटिबंधीय फिर से गर्म, और शुष्क का मतलब होता है ड्राई, सूखा, है ना। पर्णपाती, जहाँ पत्ते झड़ जाएं, और वन मीन्स जंगल। तो ऐसे जंगल जो कैसे हैं, गर्म भी हैं, सूखे भी हैं, और पत्ते उनके झड़ जाते हैं इस वजह से, है ना, पत्ते झड़ जाते हैं, नए पत्ते आते रहते हैं। कुछ ऐसे जंगल होते हैं जहाँ पे पूरे साल लगभग हरे भरे बने रहते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि मानसून के टाइम पे, या जब मौसम ठीक होता है, बसंत ऋतु होती है, सर्दी होती है, नए पत्ते आते हैं और फिर एकदम से झड़ जाते हैं, गर्मी आती है ना, तो ऐसी कंडीशन होती है। तो उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन का मतलब क्या है, कि ये ऐसे जंगल हैं जो कि गर्म भी इलाके में होते हैं, गर्म इलाके में, सूखे इलाके में होते हैं, और जिनके पत्ते झड़ते रहते हैं, ठीक है। तो उनको उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन कहते हैं। ये यूपी के किस इलाके में होते हैं, तो ये बच्चे लगभग पूरे यूपी में होते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया संपूर्ण, संपूर्ण उत्तर प्रदेश, यानी कि यूपी, ये पूरे यूपी में होते हैं, ठीक है। जैसे पूर्वी यूपी, पश्चिमी यूपी, मध्य यूपी, लगभग जो ये एरिया है यूपी का, ये लगभग सब जगह पे ऐसे वाले जंगल होते हैं। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब आता है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती। देखो, उष्णकटिबंधीय मतलब होता है गर्म, और नम का मतलब पहले से पता है आपको, नम का मतलब नमी, ऐसा इलाका जहाँ पे नमी होती है, और पर्णपाती वन आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। तो एक बात बताओ, उत्तर प्रदेश का ऐसा कौन सा इलाका है जहां पर नमी होती है ना, नमी वाला क्षेत्र कौन सा है, तो ये बच्चे आपको क्षेत्र पहले बताया होगा कौन सा, जो नेपाल और उत्तराखंड से लगा हुआ है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में नेपाल और उत्तराखंड से लगा हुआ जो इलाका है, जो जो जिले हैं, वो वहां पे क्या है, उसको भाबर और तराई का क्षेत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख देता हूं, भाबर व तराई, ठीक है, भाबर व तराई का क्षेत्र। और ये कौन सा है, उत्तराखंड और नेपाल से जो लगा हुआ एरिया यूपी का। इतनी बात समझ आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बच्चे क्या होता है, हिमालय की नदियां आती हैं, हिमालय से जो नदियां आती है उसकी वजह से यहाँ पर जो जंगल है वो नमी वाला इलाका है, नमी ज्यादा रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे हरे भरे जंगल है, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम पड़ गया उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। इतनी बात समझ में आ गई है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद बच्चे क्या है कि यहाँ पे बारिश की क्या कंडीशन है। तो देखो, सबसे पहले एक बात बताओ, सबसे कम बारिश कहाँ पे होगी, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ बुंदेलखंड में पथरीला इलाका, कंक्रीट वाला, बहुत सूखा इलाका है। तो यहाँ पे बच्चे जो बारिश होती है, ये 50 से 75 सेंटीमीटर बारिश होती है, ठीक है। 50 से, जो वार्षिक औसत वर्षा है, ठीक है, वार्षिक औसत वर्षा है, पूरे साल की जो एवरेज बारिश निकाली गई है वो कितनी होती है, तो 50 से लेकर 75 सेंटीमीटर तक बारिश होती है। कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय कटीले वन प्रदेश में, यानी कि इस इलाके में। इतनी बात समझ आई, ठीक है। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती में जो बारिश होती है बच्चे, तो ये होती है आपकी है, ये होती है 50 से 100 सेंटीमीटर, ठीक है, 50 से 100 सेंटीमीटर बारिश होती है। और अगर यहाँ पे बात करेंगे, तो ये चूंकि नमी वाला इलाका है, आपको पता है नमी वाले इलाके में तो बारिश ज़्यादा होगी, तो यहाँ से पूरे साल में जो औसत बारिश निकाली गई है वो है 100 से 150 सेंटीमीटर, ठीक है। कितनी है, 100 से 150 सेंटीमीटर। यहाँ पे कितनी थी, 50 से 100 सेंटीमीटर, यहाँ पे 50 से 75 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने आपको बताई। अच्छा, ये जो चार्ट है इसको एक बार मैं पहले समझा देता हूँ पूरा, ठीक है। एक बार इसको पहले आप देख लो अच्छे से, है ना, पूरे चार्ट को इसको अच्छे से देख लो, फिर इसको मैं पूरा अच्छे से समझा देता हूँ एक बार दोबारा से कि आखिर ये है क्या, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अभी और भी इसमें फैक्ट है, ठीक है, एक बार नजर मार लो, पहले देख लो जल्दी से।
ठीक है। चलो अब देखो, अब मैं बताता हूँ, सब लोग ध्यान देंगे। देखो उत्तर प्रदेश के वन, टॉपिक क्या, उत्तर प्रदेश के जंगल। यहाँ पर हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, वनों का वर्गीकरण, कि जंगलों को, उत्तर प्रदेश के जंगलों को कितने भागों में बांटा गया। उत्तर प्रदेश के जंगल को बच्चे सबसे पहले दो भागों में बांटा गया है, एक है प्रशासकीय आधार पर, एक है विशेषताओं के आधार पर। ठीक है, प्रशासकीय आधार पर जो बांटा गया है, इसका मतलब है कि सरकार के आधार पर, सरकारी जो प्रोसेस है, जो तरीके हैं, या सरकारी जो लेखा जोखा होता है, उसमें जंगलों को कैसे बांटा जा सकता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से बांटा जाए तीन भागों में, यहाँ पे लिखा है पूरा। ठीक है, सबसे पहला जो भाग था वो क्या था, आरक्षित वन थे, फिर थे संरक्षित वन थे, फिर अवर्गीकृत थे। ठीक है, आरक्षित को बोलते हैं रिजर्व फॉरेस्ट जो कि 73% है, संरक्षित वन को हम बोलते हैं प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो कि 7% है, अवर्गीकृत वन को बोलते हैं अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट जो कि 20% है, यूपी में, यूपी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा अब आरक्षित वन जो है, इसमें से किसी को भी ना तो लकड़ी काटने की अनुमति होती है और ना ही पशुओं को चराने की परमिशन होती है। ठीक है, अच्छा संरक्षित वन में आप लकड़ी भी काट लो थोड़ी बहुत काम चलाने के लिए और पशुओं को भी चरा लो। अवर्गीकृत वन में भी यही होता है कि आप पशु भी चरा सकते हैं और काम चलाने के लिए लकड़ी भी काट सकते हैं ना, घरेलू यूज के लिए। तो इतनी बात समझ में आ गई। अब विशेषताओं के आधार पर, क्वालिटी के आधार पर जंगलों को तीन भागों में फिर से बांट दिया। पहला है उष्णकटिबंधीय कटीले वन। ये जंगल वो होते हैं जहाँ पे कांटे वाले जंगल होते हैं, जहाँ पे कटीले पेड़ पौधे उगते हैं। ठीक है, अच्छा कटीले पेड़ पौधे उगेंगे तो यानी इसका मतलब बारिश कम होती है, इसलिए पूरे साल की जो औसत बारिश है वो 50 से 75 सेंटीमीटर तक होती है। इलाका कौन सा है, तो बुंदेलखंड और विंध्याचल वाला एरिया जो है। ठीक है, फिर इसका आता था उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। ये लगभग पूरे यूपी में पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे सूखा इलाका है, गर्मी वाला इलाका है, सूखे जंगल होते हैं, बारिश जो है औसत बारिश 50 से 100 सेंटीमीटर तक होती है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, इसके बाद उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन है ना, ये जो नाम है उसका है उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती, यानी कि ऐसा इलाका जहाँ पे नमी ज्यादा रहती है। क्या रहती है, नमी ज्यादा रहती है। ठीक है, तो नमी ज्यादा रहती है तो वहां पे बारिश ज्यादा होगी, इसीलिए यहाँ पे जो बारिश है वो 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है। एरिया कौन सा है, भाबर और तराई का क्षेत्र है। भाबर और तराई का क्षेत्र कैसे कहते हैं, जो नेपाल और उत्तराखंड से लगा हुआ एरिया है, इलाका है, उसे भाबर और तराई का क्षेत्र कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सॉरी, इसके बाद बच्चे इतना सारा हमने पढ़ लिया। अब मैं आपको और फैक्ट बता रहा हूँ। देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई जंगल चाहिए कितने, ठीक है, मान लो कि पर्यावरण संतुलन, देखो राष्ट्रीय वन नीति आई थी, है ना। वन नीति क्या होता है कि जंगलों को लेकर सरकार ने जो नीति बनाई, जो पॉलिसी बनाई, है ना, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी उसको हम बोलेंगे, या राष्ट्रीय वन नीति 1988 में आई थी। तो इस पॉलिसी के हिसाब से पर्यावरण के संतुलन के लिए कितने % जंगल आवश्यक है, तो पर्यावरण संतुलन के लिए आवश्यक है बच्चे 33%। उम्मीद है कि दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा थोड़ा सा मैं नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, हो सकता है कि आपको बोर्ड पे ना दिख रहा हो, थोड़ा सा ऊपर हो गया हो, तो यहाँ पे देख लो। सबसे पहले आपको कितने % चाहिए, 33%। ठीक है, 33% जंगल चाहिए पर्यावरण संतुलन के लिए। पर्यावरण संतुलन के लिए बच्चे कितना चाहिए, 33% जंगल चाहिए, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, संतुलन। संतुलन का मतलब क्या होता है, बैलेंस, पर्यावरण संतुलन। ठीक है, कम से कम 33%, और 33% का मतलब एग्जैक्टली जो होता है वो 1/3 होता है। 1/3 का मतलब होता है 33.33%। ठीक है, 33.33%, इतने % जंगल चाहिए होते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब है अगर इतने जंगल होंगे कम से कम, तो जो बैलेंस है इंसानों के बीच में और जंगलों के बीच में वो बढ़िया रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो आदान प्रदान होता है वो लगभग बैलेंस रहेगा अगर कम से कम इतने जंगल हैं। अच्छा, अगर पर्वतीय क्षेत्र की बात करेंगे, है ना, पहाड़ों की, तो पहाड़ों पर बच्चे जो जंगल चाहिए होते हैं वो कम से कम 60% चाहिए होते हैं। ठीक है, कहाँ पर, पहाड़ों पर। पहाड़ों पर जो पहाड़ी इलाके होते हैं ना, वहां पर कम से कम ऐसा कहा गया कि 60% जंगल होने चाहिए, क्योंकि पहाड़ों पर जंगल काफी होते हैं। और मैदानी क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ कम से कम 25% जंगल होने चाहिए मैदानों में, मैदानों जो मैदानी इलाके होते हैं। ठीक है, तो ये तो ये माना गया है कि अगर पर्यावरण संतुलन की बात करेंगे तो कम से कम 33.33% जंगल होने चाहिए, पहाड़ों पर 60%, मैदानों में 25%। इतनी बात सबको समझ आ गई, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रही होगी। ठीक है, अगला देख लो बच्चे। अगला है कि अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में टोटल जो एरिया है वो कितना है, तो वो बच्चे है, यहाँ देख लेते हैं, यहाँ देख लो। उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, अगर हम क्षेत्रफल की बात करेंगे उत्तर प्रदेश के, तो ये सबको पता, ये अलग से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो ये कितना है, 2,40,000, ठीक है, 928। ठीक है, 2,40,928। और ये जो कि क्षेत्रफल है तो ये किस में लिखा जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर में लिखा जाएगा।
ठीक है, तो ये पूरे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है। पूरे उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, 1 मिनट देना भाई, थोड़ा सा पानी पी लिया जाए। ठीक है जी। तो पूरे जो उत्तर प्रदेश है उसमें जो टोटल एरिया है वो 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है, यानी कि वर्ग किलोमीटर है। अच्छा, इसमें 16,582 किलोमीटर स्क्वायर में क्या फैले हैं, जंगल फैले हैं। ठीक है, जंगल यानी कि वन। इतनी बात समझ आई। उत्तर प्रदेश में जो टोटल एरिया है वो कितना है, 2,40,928 किलोमीटर स्क्वायर है ना। इतना क्या क्षेत्रफल है उत्तर प्रदेश का, है ना। ये आपने कई बार पढ़ा भी होगा, पेपर में अलग से भी ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है बच्चे, और इतने एरिया में 16,582 किलोमीटर स्क्वायर में क्या है, जंगल फैले हैं। अगर हम इनको परसेंटेज में निकालेंगे तो 6.88%। ठीक है, 6.88% ये होगा। यानी कि पूरे उत्तर प्रदेश में जितनी जमीन है, जितनी भी जमीन है ना, उसमें सिर्फ 6.88% जो है वो क्या है, जंगल है। यानी कि 7% भी जंगल नहीं है। तो ये सोचने की बात है, ये समस्या है भाई। आबादी इतनी ज्यादा, पूरे देश में सबसे ज्यादा आबादी उत्तर प्रदेश की है, और जंगल है 7% जंगल भी नहीं है, उससे भी कम है। तो यहाँ पे इसका मतलब हमें ज्यादा पेड़ लगाने की आवश्यकता है, और सरकार को भी इस दिशा में काम करने की जरूरत है। इतनी बात समझ आ गई। ठीक है। अच्छा, अगर हम यूपी की बात करेंगे कि यूपी का स्थान क्या है ना, पूरे यूपी में, मैं पूरे देश में, माफ करिएगा, पूरे देश में यूपी का स्थान क्या है। तो पूरे देश में जो यूपी का स्थान है ना, किस मामले में, जंगलों के मामले में, तो वो है 22वां, है ना। यानी कि यूपी जंगलों के मामले में पूरे देश में 22वें नंबर पे आता है। आप समझ सकते हैं कि भाई पूरे देश में टोटल जो स्टेट है वो 28 है ना। 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 28 राज्यों में 22वें नंबर पे आते हैं। यानी कि हम जंगलों के मामले में बहुत ज्यादा पीछे हैं, बहुत ही ज्यादा पीछे हैं। ठीक है, तो 22वें नंबर पे आते हैं। अच्छा, अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि यूपी में सबसे ज्यादा जंगल वाला जिला कौन सा है, तो बच्चे ये है सोनभद्र। सोनभद्र, ठीक है। सोनभद्र में जो जंगल है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये है 2540 किलोमीटर स्क्वायर में फैले हैं। ठीक है, सोनभद्र में जो जंगल है, पूरे यूपी में सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पे है, सोनभद्र जिले में है। सोनभद्र कहाँ पे है, तो उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। नीचे देखेंगे 4 राज्यों से लगा हुआ है। ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, 4 राज्यों को टच करता है। ठीक है, तो सोनभद्र सबसे ज्यादा जंगल। सबसे कम जंगल जो है वो कहाँ पे है, तो वो है भदोही में। भदोही वाराणसी के पास पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से 3 किलोमीटर स्क्वायर में जंगल फैले हैं। ठीक है, 3 किलोमीटर स्क्वायर में। अच्छा, अगर हम परसेंटेज की बात करेंगे तो परसेंटेज में भी सबसे ज्यादा जंगल कहाँ पे है, सोनभद्र में है, और सबसे कम जंगल कहाँ पे है, भदोही में है। ये ध्यान रखना। ठीक है, तो बच्चे समझ में आ रही बात मेरी। देखो, अगर जंगलों की क्वेश्चन सबसे ज्यादा जंगल किस जिले में है, तो यूपी की बात करेंगे तो सोनभद्र में है। सबसे कम जंगल जहाँ कहाँ पे, भदोही में है। चाहे वो परसेंटेज में पूछे, चाहे वो क्षेत्रफल या एरिया में पूछे। इतनी बात समझ आ गई। तो मैंने आपको जंगलों के काफी जो क्वेश्चन है, जितने भी पेपर में पूछे जा सकते थे, वो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, अगर आपको ये क्लास बच्चे अच्छी लग रही है तो इसको शेयर जरूर करें अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, और मेरी पूरी कोशिश है एक से एक बढ़िया क्लास लेके आए। एक काम और करो, अगर आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है, देखो, अगर जीएस साइंस के अलावा भी कोई सब्जेक्ट अगर आपको पढ़ना है, ये वैसे तो हमारी सारी क्लासेस चल भी रही हैं, और अगर आपको ऐसा लगता है कोई ऐसी क्लास जो आपको नहीं मिल रही है, तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि सर ये क्लास नहीं चल रही है, आप इस क्लास को शुरू करें, या फिर ये टॉपिक पढ़ा दें। और अगर जीएस साइंस में कोई ऐसा सब्जेक्ट है या टॉपिक है जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो भी हम मुझे कमेंट करके बताएं, तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, है ना, पब्लिक डिमांड पे। इतनी बात समझ आ रही है। और कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछें, एक से एक बढ़िया क्लासेस देने की पूरी कोशिश है। ठीक है बच्चे, क्लास कैसी लगी बिल्कुल बताएं कमेंट करके। ठीक है, अच्छी लगी तो भी ठीक है, नहीं लगी तो भी बता दें, हम अगली क्लास में और ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। जल्दी मिलूंगा मैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद बच्चों।